रिजर्व बैंक ने एक फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट सेंसस रिपोर्ट निकाली है, जो कि ये हर साल निकालता है। तो इसको लेकर के एक न्यूज आ रही है जिसमें बताया गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं और सिंगापुर, अगर इन केवल दो देशों को ही मिला दिया जाए तो इंडिया में जो टोटल एफडीआई इनफ्लो है वो 1/3 को भी क्रॉस कर जाता है। मतलब दो देशों को मिला लीजिए, उससे ही जो एफडीआई है हमारा 1/3 क्रॉस कर जा रहा है। तो इसी रिपोर्ट को हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसका मतलब क्या होता है वो समझने का प्रयास करेंगे, किस सेक्टर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एफडीआई का उसे हम देखेंगे। इन दोनों देशों को छोड़ करके और कौन से देश हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे वीडियो बढ़ाऊं इससे पहले हम कुछ की टर्म समझ लेते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस की वीडियो होगी तो हमको थोड़े की टर्म समझने होंगे ताकि अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ पाए। सबसे पहले तो हम एफडीआई की बात करते हैं, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है कि अगर भारत से बाहर कोई भी फर्म है या फिर कोई इंडिविजुअल है, वो भारत में आकर के क्या करता है, किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, वो उसमें आकर के इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको एफडीआई हम कहते हैं। और वो ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कैसा? लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसमें लगभग 10% जो वोटिंग पावर है वो उसको प्राप्त हो जाए। इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एफडीआई कहलाता है। तो ये ऐसा होता है। इसी का ठीक उल्टा होता है ओडीआई, मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जब भारत का जो फर्म है या इंडिविजुअल है वो विदेश में बैठे ऐसे किसी कंपनी में ऐसा इन्वेस्टमेंट करता है, उसको ओडीआई कहते हैं। तो दोनों चीजें कंफर्म हो गई आपको। एफएलए सेंसस क्या है? ये जो अभी रिपोर्ट आई है एक तरह का जो सर्वे है जो आरबीआई करता है पूरे साल भर, ये जो डेटा कलेक्ट करता है उसके आधार पे, जो कि बताता है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर लाइबिलिटीज हैं, एफडीआईज हैं, एसेट्स हैं, मतलब ओडीआईज हैं, इंडियन एंटिटीज की, उनकी क्या इस समय संख्या है, किस तरीके से का ट्रेंड चल रहा है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। यहीं पर एक बात आएगी, वो आएगी एफडीआई इक्विटी इनफ्लो वर्सेस एफडीआई स्टॉक की। कई बार आप इससे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके तुलना में। मतलब एफडीआई जब इनफ्लो की बात होगी तो ये हमेशा मंथली या फिर क्वार्टरली तौर पे रिपोर्टेड होता है। आरबीआई नहीं, बहुत सारी और एजेंसी भी इसको रिपोर्ट करती हैं, जो कि बताता है कि कौन कौन से नए इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहे हैं उस मंथ या क्वार्टर में। वहीं पर जब हम बात करें एफएलए सेंसस की, तो ये एफडीआई स्टॉक के बारे में बताता है। मतलब कि ये पूरा क्यूमुलेटिव जो मार्केट वैल्यू है, अभी से पहले जितने भी एफडीआई जो है इन्वेस्टमेंट आए हुए हैं पास्ट के, उनका बताएगा एक तरह का स्टॉक। मतलब ऐसे समझिए कि 2024-25 में टोटल जो कितने इन्वेस्टमेंट रहे उसके आधार पे पूरे पास्ट के इन्वेस्टमेंट को लेकर के निकाला जाता है, केवल नए नहीं, जो पुराने इन्वेस्टमेंट है उसको भी यहाँ पे रखा जाता है, इसलिए इसको एफडीआई स्टॉक कहा जाता है। इससे क्या समझ में आता है कि भारत में जो एफडीआई इन्फ्लो मान लीजिए कम हो गया, अभी कम इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो ये भी देखा जाता है क्या जो पुराने इन्वेस्टमेंट है उनको निकाला जा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी इस न्यूज पे। सबसे पहले बात करें टोटल एफडीआई की, तो जो टोटल एफडीआई यहाँ पे मार्च 2025 तक का बताया गया है इंडिया में, वो स्टूड करता है 68,75,931 करोड़ रुपीस के आसपास। इसमें जो एनुअल ग्रोथ देखने को मिली कितनी है? 11.1% की एनुअल ग्रोथ है। पिछले साल ये जो रुपये में अगर बात करें, टर्म में बात करें, तो ये इतना था, इस बार ये बढ़ करके कुछ इतना हो चुका है। और इसी में बात आई है कि जो 1/3 शेयर है वो जो यूनाइटेड स्टेट्स और सिंगापुर को मिला करके है। इसमें टॉप पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जो लार्जेस्ट शेयर है जिसका एफडीआई में, मतलब सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो आई है वो एफडीआई के थ्रू, वो यूएसए से आई है, जिस लगभग 20% है। और सिंगापुर को देखेंगे तो ये लगभग 14.3% है। तो कंबाइंड शेयर अगर इनका देखें तो कितना हो जाएगा? तो 20% और 14.3%, 34.3% के आसपास आता है। इसलिए 1/3 से ज्यादा इसको कहा जा रहा है, जो कि बताता है कि ये दोनों देश अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप इन देशों से भारत की काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें एंटिटी प्रोफाइल की, तो जो 97% एंटिटीज़ हैं उसमें से लिखा हुआ है कि 41,570 एंटिटीज़ जितनी हैं, जिसमें जो जिन्होंने एफडीआई या ओडीआई यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है वो अनलिस्टेड कंपनी है। मतलब वो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को पब्लिकली ऐसा लिस्ट नहीं करवाया हुआ है, जो कि बता रहा है कि विच हेल्ड द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एफडीआई इक्विटी कैपिटल। तो मतलब ज़्यादातर जो एफडीआई इक्विटी आ रही है तो कहाँ पे है? अनलिस्टेड कंपनीज में आ रही है। मतलब जो स्टार्टअप्स हो जाते हैं इस तरह के, या कोई जरूरी नहीं है स्टार्टअप्स ही सारी अनलिस्टेड कंपनीज हो। जैसे आप अगर बात करें जोहो की, तो जोहो भी अनलिस्टेड कंपनी है, वो आपके स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध नहीं है। तो इस ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो बड़ी भी होती हैं, कुछ नए स्टार्टअप भी होते हैं, उनमें ज़्यादातर यहाँ पे निवेश देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें फ़ायदा भी होता है। अगर आप ऐसे समझिए कि आप अगर कहीं ज़मीन लेने जाते हैं, अब ज़मीन की कीमत है लेट से
ये 1 हेक्टेयर की जमीन है और ये आपको मिल रही है 10 लाख रुपए की। अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है आने वाले समय में यहाँ पे विकास होने वाला है आने वाले 5-10 साल में। तो आप अगर इसे आज ले लेंगे तो आने वाले 10 सालों में यही जो 10 लाख की ज़मीन है, हो सकता है आपको 2 करोड़ की जो है अगर आप बेचे तो ये बिकेगी। तो ऐसे में तभी आपको फ़ायदा होगा। अब कोई 10 साल के बाद अगर इसको 2 करोड़ में लेगा तब उसको उतना अप्रिसिएशन थोड़ी ना मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, उतना नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात, उतना पैसा भी होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा देखा जाता है एफडीआई में भी। अब हम बात करते हैं टॉप 5 कंट्रीज की एफडीआई के रूप में जो भारत में पैसा आता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स और सिंगापुर हम पढ़ ही चुके हैं। तीसरी कंट्री है मॉरिशस, जो कि पहले नंबर 1 पे हुआ करती थी, लेकिन अब ये तीसरे नंबर पे आ चुकी है। फिर चौथे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, 11.2% यहाँ से आता है। फिर है नीदरलैंड्स, जहाँ से 9% आता है। तो अगर आप ऐसे मोटामोटी देखेंगे तो ये हो जाएगा 34 और 13 कितना हो जाएगा 47, 11 कितना हो जाएगा 58, 9 कितना हो जाएगा 67। तो अगर ऑल टुगेदर देखें तो मतलब 67 है। 70% के आसपास इन्हीं 5 देशों से हमारा एफडीआई आ रहा है। बाकी का जो बचा 30% है वो बाकी देशों से आ रहा है। बाकी बहुत सारे देश होंगे, वहां से एफडीआई इनफ्लो हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्टर वाइज एफडीआई डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पे सबसे ज्यादा जो निवेश है वो हो रहा है, तो हमेशा की तरह इस बार भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो टॉप पे रहा। बीच में कोरोना के टाइम पे तो एफडीआई मेरे ख्याल से आ रहा था तो वो आईटी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। अभी जब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने टॉप कर रहा है लगातार से, तो ये लार्जेस्ट रेसिपिएंट है। कहा जा रहा है कि 48.4% जो टोटल एफडीआई इक्विटी मार्केट वैल्यू की है वो केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही आई है। मतलब अगर 100 रुपए आया है एफडीआई के रूप में तो उसका 48.4 रुपीज तो केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया है। क्यों? भारत सरकार के ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया है, या फिर जो पीएलआई स्कीम्स भारत सरकार चला रही है अलग अलग क्षेत्र में, तो उसको लेकर के ना भारत में नए नए प्लांट्स लग रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं जो भारत में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगा रही हैं। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म जो फॉरेन कैपिटल लग रहा है भारत में वो ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरे नंबर पे सर्विस सेक्टर है, मतलब जो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, फाइनेंशियल है, बिजनेस सर्विसेज है, वो आता है। ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर एफडीआई में। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो कंपनी टाइप है, मतलब किस तरह की कंपनियों में निवेश हो रहा है, तो ये बता रहे हैं कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनकी ज्यादा मेजॉरिटी है एफडीआई इक्विटी एट फेस वैल्यू पे। मतलब ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज वो हो जाएंगी जो मतलब फाइनेंस के क्षेत्र में ऐसा काम कर रही होंगी। ये नॉन फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की हो गई, सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनीज हो गई, वहां पर ज्यादा एफडीआई देखने को मिल रहा है। मतलब ये समझिए कि ये जो पैसा आ रहा है ये ज्यादातर हमारी रियल इकोनॉमी में आ रहा है। जैसे वैसे समझिए कि मान लीजिए जैसे अमेजॉन ने ये कहा कि हम भारत में लगभग 65,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, मतलब मुझे पता नहीं, ऐसे कह रहा हूँ, 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमेजॉन ने 65,000 रुपए खर्च कहाँ करेगा? तो खर्च वो यहाँ करेगा कि जो उसको घाटा हो रहा है उसको कम करने के लिए। तो ये रियल इकोनॉमी में निवेश ऐसा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यही कहा जाए कि सैमसंग आकर के भारत में एक नया प्लांट लगा रही है, तो ऐसे में ये एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी होगी और ये प्लांट लगाएगी, इस पे खर्च करेगी लाखों करोड़ रुपए, तो वो एक रियल इकोनॉमी में जाएगा। मतलब वो प्लांट लगाएगी, बनाएगी, तो सब तरफ से भारत में ही जो पैसा है, जॉब से, वो सारी चीजें जनरेट होती हैं। आगे बात करते हैं हम अदर साइड की। तो एफडीआई की बात हमने करी, हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, ओडीआई की। ओडीआई का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ओडीआई में अगर देखा जाए तो भारत के यहाँ पे दिखाया गया है कि इन रुपी टर्म ग्रोथ ऑफ ओडीआई बाय इंडियन फर्म में 17.9%, जहां पे हमने देखा कि इनवर्ड एफडीआई में 11.1% है। मतलब भारत में इतना बढ़ा है साल भर में एफडीआई, लेकिन ओडीआई को देखेंगे तो ओडीआई उसको आउटपेस कर रहा है, 17.9% से बढ़ा है। मतलब ओडीआई ज्यादा हुआ है पिछले साल की तुलना में। ओडीआई की हालांकि वैल्यू आप देखेंगे तो उतना नहीं है, ये है 11,66,790 करोड़, जबकि एफडीआई कितनी थी? तो 68 लाख करोड़ के आसपास थी, है ना। तो लेकिन ओडीआई को देख रहे हैं तो इसमें ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि क्या दिखाता है? जो कि ये दिखाता है कि भारत की कंपनियां अब सिर्फ पैसा लेने वाली नहीं, बल्कि वो बाहर जाकर के निवेश भी कर रही हैं। बाहर के देशों में कंपनियों में अपना पैसा लगा करके एक मेजॉरिटी स्टेक वहां पर वे ले रही हैं। और भारत का जो पैसा है कंपनियों का, वो ज्यादातर कहाँ, कौन से देश में लग रहा है? तो सबसे ज्यादा जो पैसा है वो सिंगापुर में जा रहा है 22.2%, फिर है यूनाइटेड स्टेट्स 15.4%, और तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम 12.8% से। तो ये है ओडीआई के डेटा। एफडीआई का डेटा हमने इससे पहले पढ़ा था। और यहाँ पे एक एडिशनल आपको मैं फैक्ट बताता चलता हूँ कि अगर हम भारत में बात करें सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ पे आया, तो महाराष्ट्र में आया है, उसके बाद कर्नाटक आता है, फिर आता है दिल्ली। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ पे आया है, तो ये आपका महाराष्ट्र में आया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एफडीआई होता है ये
इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका एक मेजर कंपोनेंट होता है। आप हमेशा पढ़ते होंगे ना कि आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बढ़ा, इतना कम हो गया। तो ज़्यादातर पैसा क्या है, एफडीआई से आता है। बड़ा पैसा आता है ना, ज़्यादा पैसा आता है, लॉन्ग टर्म के लिए आता है। तो ये जो है मेजर कंपोनेंट होता है एफडीआई। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।